मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सभी की निगाहें अब मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट पर है। हर किसी को इस बजट से अपनी अपनी उम्मीदें हैं। हालांकि एक बड़ा वर्ग ये भी है जो चाहता है और जिसको चिंता है कि इस बार बजट में टैक्स को लेकर क्या रियायतें मिल सकती है। हालांकि इसका जवाब तो सही मायनों में हमें बजट के दिन यानी 23 जुलाई को ही मालूम चलेगा। पर उससे पहले आज हम अपनी उम्मीदें वित्त मंत्री के सामने रखना चाहेंगे और उन उम्मीदों में छुपी है तमाम देशवासियों की, तमाम टैक्स पेयर्स की उम्मीदें जो चाहते हैं कि इस बार बजट में कुछ तो राहत दे सरकार। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सही मायनों में इस बार टैक्स के मोर्चे पर कुछ राहत की उम्मीद करें। आइए सीधे चलते अपने एक्सपर्ट्स के पास और सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। डेलॉयट इंडिया के डायरेक्टर तरुण गर्ग हमारे साथ हैं और इंडस लॉ के पार्टनर लोकेश शाह से आज हम करने वाले हैं खास चर्चा। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस टैक्स स्पेशल खास कार्यक्रम में। एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा रहती है बजट से, पर एक्सपेक्टेशंस कितनी खरी उतर सकती हैं, इस पर हमारी खास चर्चा रहने वाली। और सरकार के पास एक्चुअली स्कोप कितना है, उनका व्यू क्या है, इसको लेकर हम एक समझने की, एक रोड मैप समझने की कोशिश करेंगे। मैं लोकेश जी आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूँ कि जब हम पर्सनल टैक्स की बात करते हैं, हमने पिछले कुछ समय से देखा है जो टैक्स स्लैब है, क्योंकि सबसे पहले जो आम आदमी है वो यही समझना चाहता है कि उनको कितनी बचत होगी। तो क्या इस बार बचत का कोई रास्ता आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली जब वित्त मंत्री ये कहती हैं कि उनका फोकस है न्यू टैक्स रिजीम पर। तो क्या वाकई न्यू टैक्स रिजीम जो उन्होंने डिफॉल्ट बनाया है उस पर ही ज्यादा सरकार फोकस करेगी या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में भी कुछ रियायत की उम्मीद करें? थैंक यू। नहीं, जैसे कि आपने बताया और बहुत सही तरीके से बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर का फोकस रहा है न्यू टैक्स रिजीम पे और हमें लगता है कि वो कंटिन्यू रहेगा। और ये सालों से उनके मैसेज आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हो सके उतने बेनिफिट्स कम हो जाए, टैक्स स्लैब्स, इनकम स्लैब्स बढ़ जाए और डॉक्यूमेंटेशन जो हमें बहुत कागज रखने पड़ते हैं डिडक्शन क्लेम करने के लिए, वो सब कम हो जाए। तो अगर वो पर्सपेक्टिव ध्यान में रखे तो गवर्नमेंट का फोकस अभी भी वही रहेगा न्यू टैक्स रिजीम पे। 2024 से गवर्नमेंट ने नए स्लैब अनाउंस किए थे न्यू टैक्स रिजीम के लिए। आई थिंक वो भी कंटिन्यू रहेंगे, ऐसा मानना है। शायद सीनियर सिटीजन्स के लिए वो स्लैब बढ़ा सकते हैं बिकॉज अभी सिर्फ 3 लाख की लिमिट है। ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बढ़ सकता है, बट ओवरऑल स्कीम अभी की पोजीशन पे लग रहा है कि कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि शायद जो स्थिति थी वो बरकरार रह सकती है कुछ रियायतों के साथ। ये समझना ज़रूरी है कि आखिरकार क्या बदलाव हो सकते हैं। पर ये समझना ज़रूरी है कि आखिरकार अब आने वाले टाइम में अब एटीसी की लिमिट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने चैनल पर भी अलग अलग शोज़ के ज़रिए ये वित्त मंत्री से गुहार भी लगा रहे हैं कि एटीसी की लिमिट जो 10 साल पहले बढ़ाई गई थी 2014 में, 10 साल के बाद तो कुछ उसमें बदलाव हो। तो क्या आपको इंटरेस्ट लगता है सरकार का तरुण कि किसी तरीके की कोई रियायत या उसमें कोई बदलाव जो वित्त मंत्री हैं वो करने की इस बार इच्छा जाहिर करेंगी? नमस्कार। देखिए बहुत ही वाजिब सवाल है आपका। एटीसी की जो रिडक्शन थी 2014 में इसका एक्सपेंशन किया गया था। जो इसकी रियायत दर थी 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख करी गई थी। तो अभी बिल्कुल राइट टाइम है कि गवर्नमेंट इसको दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि जो काफ़ी सारे नौकरी पेशा लोग जो होते हैं वो भी इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग पुरानी स्कीम में ही टैक्स रिटर्न्स को अपना भरता है। वो नई रिजीम पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी डिडक्शंस नहीं मिलती। जैसे आपको अगर आपने घर बनाने के लिए लोन लिया हुआ है तो उसका जो 2 लाख का बेनिफिट है वो नहीं मिलता। सिमिलरली एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलता और बहुत सारी डिडक्शंस का बेनिफिट हमारे को नई टैक्स रिजीम में नहीं मिलता। तो डेफिनेटली ये जो 1.5 लाख से बढ़ाकर एटीसी की लिमिट को कम से कम 2 लाख या
2.5 लाख तक उम्मीद कर सकते हैं, जो कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम में चेंज होगा। बट जैसा कि लोकेश ने बताया, अभी क्योंकि सरकार का फोकस नई प्रणाली, नई टैक्स रिजीम पर ही है, तो उसमें उसकी ओर अगर गवर्नमेंट को जाना है, तो मेरे को थोड़ी सी उम्मीदें कम हैं कि वो एटीसी में ज़्यादा बदलाव करेंगे, रादर देन वो न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हो सकता है वो स्लैब स्ट्रक्चर्स को बदल दे, जो कि अभी 15 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 30% का टैक्स लग जाता है। तो हो सकता है वो 15 लाख को बदल कर मे बी 20 लाख तक करने की कोशिश करें, या फिर जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि बजट 2023 में ही इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले तक स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ पुरानी रिजीम में मिलती थी। तो हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी लिमिट को थोड़ा सा वो बदल कर और बढ़ा दें, और वो नई टैक्स रिजीम में थोड़ा सा उसका बेनिफिट मिल जाए। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहां पर कुछ बदलाव की उम्मीद की जानी चाहिए। इट्स नीड ऑफ द आवर, पर एटीसी को लेकर शायद अभी भी इतना कन्विक्शन नज़र नहीं आ रहा है हमारे एक्सपर्ट्स को भी। मैं इनफैक्ट लोकेश आपसे भी ये समझना चाहती हूँ, जब हम बात करते हैं पुरानी टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम की, हमें मंशा तो सामने एक बार उनकी कमेंट्री में, वित्त मंत्री की कमेंट्री में समझ में आ गई कि वो बढ़ावा देना चाहती हैं न्यू टैक्स रिजीम को ही, लेकिन वो तब तक शायद पूरा सफल नहीं हो जब तक उसको और आकर्षक ना बनाया जाए। हमने जब फरवरी में भी बजट देखा था 2024 में ही, तो हम यही चाह रहे थे देखना कि न्यू टैक्स रिजीम में कैसे बदलाव किए जा सकते हैं, उसको कैसे आकर्षक और बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है कितने ऐसे टैक्स पेयर्स वाकई चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम में जाना? अभी उनके शिफ्ट करने की दर क्या वाकई उतनी इम्प्रेसिव है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि एचआरए भर रहे हैं या जिनके पास हाउसिंग लोन है, जो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो बेनिफिट इंजॉय करते हैं, क्या वो वाकई न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे? नहीं, बहुत सवाल आपका सही है, टू द पॉइंट है। और यही इश्यू रहा है न्यू टैक्स रिजीम में, जो हम देख सकते हैं अभी कि काफी इंडिविजुअल्स अभी स्विच नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो बेनिफिट पुराने टैक्स रिजीम में है वो न्यू टैक्स रिजीम में कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। और एक एक्सपेक्टेशन है कि न्यू टैक्स रिजीम चलो ही गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान है मॉनिटर करना, टैक्स पेयर के लिए इम्प्लीमेंट करना, पर थोड़े बेनिफिट्स अगर एक्सटेंड कर दिए जाए, जैसे कि आपने सही बताया, दो एग्जांपल जो बहुत ही इसके लिए जरूरी है। पहला है हाउस रेंट अलाउंस, जो सैलरी टैक्स पेयर को मिलता है, वो काफी जरूरी है न्यू टैक्स रिजिम में इंट्रोड्यूस करना। और दूसरा भी, अगर हाउस रेंट अलाउंस इंडिपेंडेंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस की वो होने के बावजूद भी, जो भी लोग घर लेते हैं, चाहे 20 लाख रुपए की कॉस्ट के या 30 लाख रुपए की कॉस्ट के, उनको जो इंटरेस्ट लगता है हाउसिंग लोन पे, उसका डिडक्शन मिलना बहुत जरूरी है। और ये दो, हम आगे काफी बहुत सारे इंसेंटिव्स की और बात कर सकते हैं, बट अगर न्यू टैक्स रिजिम को अट्रैक्टिव बनाना है, हमारे सारे इंडिविजुअल्स को उस पर स्विच करवाना है, तो ये दो बहुत ही जरूरी रिक्वायरमेंट है बजट में इंट्रोड्यूस करने के लिए, और इंडिविजुअल्स को एंकरेज करने के लिए न्यू टैक्स रिजिम की तरफ अडॉप्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, वो ये है जो हमारे मेडिकल पर खर्चे होते हैं। हमें मालूम है कि मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता जा रहा है, और जितना महंगाई हमें मारती नहीं है, उससे ज़्यादा तो मेडिकल इन्फ्लेशन हमें तंग कर रहा है। तो मेडिकल इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से सेक्शन 80D की भी जो इनफैक्ट बीच में तो ये भी मांग उठ रही थी पिछले कई बजट से कि क्यों ना 80C से एक अलग बास्केट 80D या फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का कर दिया जाए, अगर वहाँ पर ही कुछ रियायत दी जाए, मतलब 25,000 रुपये अगर आप सेल्फ पे मेडिकल प्रीमियम पे आपको राहत मिल रही है, सीनियर सिटीजन्स पे उससे डबल मिल रही है, या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 में क्या होता है आजकल। तो क्या वहाँ पर आपको लगता है लोकेश कुछ है स्कोप बढ़ने का, या फिर इस बास्केट को अलग ही कर दिया जाए? इवन सो इसको अगर न्यू टैक्स रेजिम में शामिल किया जाए तो जो सेहत से जुड़ी हुई टेंशन आजकल के लोगों को है, कम से कम उस मोर्चे पर तो उनको राहत मिलेगी। सही बताया।
देखो 2 तरीके हैं, या तो हम इंडिविजुअली सेहत का ध्यान रखें, पर आज की लाइफ़स्टाइल में शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट गवर्नमेंट का ये इंसेंटिव जो आपने बताया एटीडी, वो भी ज़रूरी है बढ़ाने के लिए। 25,000 रुपए बहुत कम है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करो तो भी 50,000 60,000 रुपया प्रीमियम काफ़ी सारे आम आदमी के लिए बहुत कॉमन है ये इतना पे करना। तो इनफैक्ट ये एक मैंडेटरी रिक्वेस्ट आइटम है जो गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। और आज देखो इंडिया एक डायबिटीज़ कैपिटल बन गया है। अगर हम ये सब छोटे-छोटे इंसेंटिव्स एनकरेज नहीं करेंगे, तो वापस हमारे जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, हम पीछे रह जाएँगे। ये मेडिकल एस्पेक्ट जो आपने बताया इनफैक्ट बहुत ही ज़रूरी है, इसको एनकरेज करके टैक्स बेनिफिट्स देना फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, हर एक कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, चाहे वो सीनियर सिटीज़न्स हो, चाहे वो यंग टैक्स पेयर हो। ओके। और तरुण, आपका क्या मानना है, कितना आपको लगता है कि मेडिकल इंश्योरेंस का जो बास्केट है या दायरा है वो बढ़ना चाहिए जिससे कि वाकई राहत मिलेगी? देखिए, मेरा स्वाति यही मानना है कि मेडिकल का जो खर्च 2020 के बाद हमने एक बहुत ही शूट अप देखा था, प्रीमियम्स में इतना ज़्यादा इंश्योरेंसेस के प्रीमियम्स बढ़े थे। तो मेरा तो यही मानना है कि ये जो 15 से 25 बढ़ाया था, फिर उन्होंने 20 से 30 किया था वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो डेफ़िनेटली इनको अब ये बिल्कुल सही समय है, इनको इस बारे में सोचना चाहिए। तो कम से कम वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 से 1 लाख करना चाहिए, 50,000 से 1 लाख। एंड जो भी हमारे नॉन सीनियर सिटीजन्स हैं जो 60 साल से कम के आयु के दायरे में हैं, उनके लिए कम से कम इसको 50,000 पे लेके आना चाहिए, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम की कॉस्ट बढ़ गई है, उसमें इन्फ्लेशन को भी इनको एडजस्ट करना चाहिए। तो इतना मिनिमम बेनिफिट देना चाहिए। और मेरा तो एक और भी कहना है कि एटलीस्ट आप अगर एटीसी को न्यू टैक्स रिजीम में नहीं इंक्लूड करना चाहते, तो कम से कम ये जो मेडिकल के जो मैंडेटरी खर्चे हैं, दिस लाइक दीज आर नॉट, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, इसको हमें इन्वेस्टमेंट की तरीके से नहीं देखना चाहिए। तो ये ज़रूरी खर्चे हैं सेहत से जुड़े हुए। तो इनको सर्टेनली नई टैक्स प्रणाली में इनको लाना चाहिए, ताकि एक मिडिल क्लास को, नौकरी पेशा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। मैं छोटा पॉइंट इसमें ऐड करूंगी और मैं चाहूंगी लोकेश आप एक छोटा जवाब उस पर दें। सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पर तो हमको 18% जीएसटी भी देना पड़ता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर। इसको भी बदलने का टाइम आ गया है। मतलब आप हेल्थ पर 18% जीएसटी कैसे ले सकते हैं? नहीं, सही बताया है। काफ़ी सारी चीज़ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 28% है, जैसे कि एसी जो आजकल बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो जीएसटी के पर्सपेक्टिव से तो एक अलग ही वो मुद्दा है। पर मेडिकल के पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूँ कि इसमें भी जीएसटी रेट कम होना चाहिए। बिल्कुल, तो जीएसटी रेट कम हो, मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसकी लिमिट बढ़े, एटीसी की जो डिडक्शन है वो अगर बढ़ जाए तो क्या ही कहने। और न्यू टैक्स रिजीम को थोड़ा और आकर्षक बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो सरकार का फोकस है कि जो लोग ओल्ड से न्यू टैक्स रिजीम में और आकर्षित हो, वो जो एक पर्पज़ है वो सॉल्व होता हुआ नजर आए। तरुण, सोशल सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है हमारे देश का। उसके तहत एनपीएस जो है, न्यू पेंशन स्कीम है, उसको सरकार ने बार बार आकर्षक बनाने के लिए बहुत काम किया है। पर एक शिकायत रहती है उन लोगों की जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। उनका ये कहना है कि जो सरकारी नौकरी जिनकी है उनको तो एनपीएस योगदान पर ज़्यादा फायदा मिलता है, उन्हें सिर्फ 10% का फायदा क्यों मिलता है? 14 उनको लेवल प्लेइंग फील्ड कर दी जाए। तो आखिरकार क्या ये कुछ स्कोप आपको लग रहा है जो हो सकता है इस बार बजट में? देखिए स्वाति, बिल्कुल आपने सही पॉइंट को रेज़ किया है। एनपीएस एक बहुत ही नौकरी पेशा लोगों के लिए आकर्षक स्कीम रही है। उसके कई कारण हैं, जिनमें से एक ये है कि कई लोग अपने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, या फिर अगर करते भी हैं तो फिर उनको अगर इक्विटीज़ में अपना इन्वेस्ट करना है, तो एनपीएस एक इनके लिए एक आकर्षक विकल्प होता है, क्योंकि रिटर्न्स भी एनपीएस में बहुत ही बेहतरीन हुए हैं, क्योंकि हमने देखा जो सेंसेक्स है उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो डेफिनेटली एक जो सरकार से एक जो एक्सपेक्टेशन रही है कि
कम से कम इसको इन लाइन विद जो सरकारी या फिर कर्मचारी हैं जिनको 14% का बेनिफिट मिलता है, तो 10% ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही क्यों है जो कि सरकार में नहीं काम कर रहे हैं। तो एटलीस्ट उसको भी लेवल प्लेइंग फील्ड देकर उसको 10 से 14% कर देना चाहिए। तो इसका फायदा यही होगा कि जो भी जैसे टैक्सेबल अलाउंस, जो पर्सनल अलाउंस से ये खर्चा हटकर एक नॉन टैक्सेबल 4% उसमें चला जाएगा सोशल सिक्योरिटी में। तो इससे एक एक प्रोटेक्शन तो बनती ही है जो बुढ़ापे में एक सेविंग का काम करती है, और साथ साथ ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एक आम नौकरी पेशा इंसान के लिए। बिल्कुल। और लोकेश, आपको लगता है कि हम तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगाए ही बैठे हैं कि क्या टैक्स के मोर्चे पर बदलाव किए जा सकते हैं। कोई आपकी नज़र में, आपकी जब चर्चा हुई, क्योंकि इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट से तो एफएम लगातार चर्चा करती ही रहती हैं, आपको कहीं पर सोर्सेज से या डिस्कशन में क्या कुछ ऐसा लगा है कि कोई ऐसे सरप्राइज़ कोई ऐलान हो जाए जिससे कि कुछ राहत मिले आम लोगों को? बस सरप्राइज सरप्राइज के एक्सपेक्टेशंस तो काफी है स्वाति, पर वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो जैसे कि सभी जब भी रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, ये पता तो नहीं चलेगा अल्टीमेटली गवर्नमेंट का मूव क्या होगा, पर इंडिया हमारे इंडिविजुअल्स के लिए एक दो एक्सपेक्टेशंस बोल सकते हैं कि वो सरप्राइज मूव होगा। जैसे कि अगर न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब बढ़ जाए, तो वो एक सरप्राइज मूव होगा हमारे लिए। एक एडिशनल इंसेंटिव्स अगर न्यू टैक्स रिजीम में आ जाए, तो वो भी सरप्राइज मूव है। ओल्ड टैक्स रिजीम के जो डिसएडवांटेजेस है जो अभी तक हमने डिस्कस किए, वो जरूरी है कि रेक्टिफाई हो जाए, उसमें बदलाव आए। तो अगर ये दो तीन चीज जो बेसिक मानी जाएगी, अगर वो भी चेंज हो गए, तो मेरे हिसाब से वो भी एक सरप्राइज मूव रहेगा और पॉजिटिव मूव रहेगा। हुँ। ओके, तो अभी एक्सपेक्टेशंस है, अगर इन्हीं पर खरा उतर लिया जाए तो वो भी एक सरप्राइज होगा आम लोगों के लिए। और तरुण, आपकी नज़र में कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा स्पेस है जिसको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए इस टाइम पर? हमने तो एटीसी की बात की, हेल्थ प्रीमियम की बात की, एनपीएस की बात की, लेकिन कहाँ पर अभी फोकस होना ज़रूरी है और जिसको वित्त मंत्री सोचेगी और समझेगी कि हाँ, यहाँ पर अगर बदलाव कर दिए जाए, यहाँ पर अगर कुछ चेंज करें तो शायद फायदा हो लोगों को? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ जो कि एक बहुत टाइम से डिमांड है स्वाति, वो ये है कि इन्होंने सिर्फ़ 4 सिटीज़ को ही इन्होंने मेट्रो के दायरे में ला रखा है, जिससे कि एचआरए में बहुत ही ज़्यादा, एक मैं तो यही कहूँगा कि अनजस्टिस होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका घर गुड़गाँव में है और गुड़गाँव में अगर आप रेंट दे रहे हैं, नोएडा में दे रहे हैं या बैंगलोर में रह रहे हैं, तो वहाँ का एचआरए का बेनिफिट आपको 40% ऑफ योर सैलरी के तौर पर मिलेगा, जिसमें 50% नहीं मिलता। 50% की सीमा सिर्फ दिल्ली, मुंबई, जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, कोलकाता या चेन्नई के लिए ही है। तो आजकल ये जो हमारे अदर सिटीज़ हैं, हैदराबाद है, ये भी किसी भी मोर्चे पर ये मेट्रो सिटी से कम नहीं है। तो मेरे हिसाब से एफएम को, वित्त मंत्री को देखना चाहिए और इसको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे हमने ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया है वित्त मंत्री ने, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वैल्यूएशन रूल्स को अभी तक नहीं इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है। तो जैसे अगर आपके पास एक पेट्रोल गाड़ी है, डीजल गाड़ी है, तो वहां पर तो 1.6 सीसी से अगर आपका इंजन ज्यादा है, तो वो 2400 पर मंथ की जो लिमिट आती है, तो वो होती है। तो साल का अगर ड्राइवर का भी जोड़ लिया जाए तो 39,600 बनता है परक्यूजिट वैल्यूएशन। बट अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इलेक्ट्रिक व्हीकल देता, तो उसके वैल्यूएशन रूल्स को अभी तक इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया, क्योंकि वहां पर क्यूबिक कैपेसिटी इंजन नहीं होता, वहां पे बैटरीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को इनको ज़रूर देखना चाहिए। और एक फाइनल चीज़ जो मेरे को ये लगता है, ये सोच सकते हैं कि अभी अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिजीम जो है वो फिर अब न्यू टैक्स रिजीम ही है। तो उसको भी एटलीस्ट अभी एक ऑप्शन रखना चाहिए, क्योंकि जो बिलेटेड टैक्स रिटर्न है उसका भी इन्होंने 31 दिसंबर ही डेडलाइन रखी है। तो वहाँ पर भी ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने की इनको एक ऑप्शन, विकल्प देना चाहिए आम जनता को।
ओके, तो कुछ नए बदलाव और कुछ पुराने बदलावों को स्ट्रीमलाइन करना, पुराने व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन करना एक बड़ा फोकस रहना चाहिए। लोकेश, आखिरी सवाल आप ही से होगा। ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि हमने क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस की बात की, जिसमें मेडिकल इन्फ्लेशन का जिक्र हुआ, उतना ही परेशान एजुकेशन इन्फ्लेशन भी करता है। पढ़ाई पर बहुत खर्च होता है और आज के टाइम पे भी आप खुद सोचिए, अगर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस सिर्फ 100 रुपये पर चाइल्ड अगर मिले तो उससे क्या होता है? तो क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? नहीं, जरूर स्वाति। आई थिंक 100 रुपए पर मंथ काफी कम है। ये लिमिट शायद 1997 में सेट हुई थी। तो उसको भी करीबन 18-20 साल हो गए। तो जरूर दो इसमें एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से दो चीज में बदलाव लाना जरूरी है। एक तो ये चिल्ड्रन का एजुकेशन अलाउंस है जो 100 रुपए पर मंथ है, और हॉस्टल एक्सपेंडिचर जो 300 रुपए पर महीने है। दोनों चीज को पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए जरूर से बढ़ाना चाहिए, और इस लिमिट पे ले आना चाहिए कि अगले 5 साल उसमें बदलाव लाने की जरूर ना पड़े। हम हमेशा कैचअप सिचुएशन में होते हैं कि इन्फ्लेशन आगे बढ़ जाता है बट बेनिफिट देने में हम पीछे रह जाते हैं। तो ये दो बदलाव लाने भी जरूरी है ये बजट में। और दूसरा, चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से देखे जाए स्वाति, तो जैसे कि बच्चों की इनकम होती है वो पेरेंट्स में क्लब होती है। तो वो क्लबिंग के टाइम पे क्या होता है कि 1500 रुपए की लिमिट तक, वो सीलिंग तक इनकम एग्जेम्प्ट होती है, उसके बाद टैक्सेबल होती है। ये 1500 रुपए की लिमिट भी शायद 1993 या 94 में सेट करी गई थी। तो इसमें भी बदलाव लाना बहुत जरूरी है। इसको 10,000 या 20,000 रुपए तक ले जाना जरूरी है, ताकि चाइल्ड के नाम पे, बच्चों के नाम पे डिपॉजिट कंटिन्यू रख सके पेरेंट्स, और उसमें भी 10,000 रुपए की इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन क्लेम कर सके। बिल्कुल। तो एक बहुत ही पॉकेट्स में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि समय शायद सही है। महंगाई को देखते हुए लोगों के पास ज़्यादा पैसे आए और कहाँ वो ज़्यादा बचत कर सकते हैं। अगर सरकार सोच ही रही है कि हाँ, एक नई टैक्स व्यवस्था में लोगों को शिफ्ट किया जाए, तो उसको आकर्षित बनाने के लिए कुछ तो प्रयास और करना ही पड़ेगा। और इस पर और कहाँ स्कोप है, इस पर आज हमने चर्चा की। दोनों ही एक्सपर्ट्स का हम बहुत धन्यवाद करेंगे, तरुण गर्ग और लोकेश शाह। दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।